हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्टडी गर्ल श्रुति। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। देखिए, मैं आज आप लोग को बताने जा रही हूँ जो कि ये नए न्यू चैप्टर है, जिसका न्यू चैप्टर का नाम है अनुवंशिकता, और ये यूपी बोर्ड क्लास 10th। ठीक, तो देखिए, अनुवंशिकता अनुवंशिकता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, और हेरिडिटी देखिए, इसमें आपको पहले हम लोग परिचय बताएंगे। तो देखिए, परिचय में है जनन जीवों का प्रमुख लक्षण है इसके द्वारा जीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। ये बोल रहा है जनन, यानी कि जनन जो ऐसा है, जो क्या होता है, लक्षण है एक, जो ये क्या करता है, जीव के अपने समान, मतलब जीव क्या करते हैं, अपनों से संतति करके क्या करते हैं, ये लोग उत्पन्न करते हैं, जिससे उनका वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जिससे क्या होता है, जिसका ये वंश है, मतलब जो ये जाति है, जो भी इसका वंश है, क्या होता है, इसका पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, चलता रहता है। जिसमें जनन कोशिकाएं कोशिकीय स्तर भी होता है, यानी जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो क्या होता है, इसमें स्तर उसका चलता रहता है। जिसमें कोशिकाएं विभाजन होकर संतति कोशिकाएं बनाती हैं। मतलब बोल रहा है, जो इसमें कोशिकाएं जो होती हैं, जो वो विभाजन होता है, मतलब जब वो टूटता है तो उसको संतति जो कोशिकाएं होती है क्या करती हैं, बनाती हैं। मतलब वो कोशिका टूटता है, फिर उसके बाद क्या करती है, कोशिका ही बनाती हैं। अतः प्रत्येक जीव में दो प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि ये जो जीव होते हैं इसमें क्या दो प्रकार के क्या होता है, लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि देखिए, प्रथम वह जो उनके माता पिता से भिन्न है, और जो ऐसा लक्षण है जो क्या होता है, उसके माता पिता के तरफ क्या होता है, भिन्न होता है, मतलब कि अलग अलग होता है। तो हेरिडिटी यानी अनुवंशिकता यही है कि जैसे जो जनन होता है, या फिर जो जीव होते हैं, मतलब कोई भी जो मनुष्य भी होते हैं, वो लोग क्या होता है, लक्षण की वजह से क्या होता है, उसकी संतति और जो वंश होती है, जाति होती है, दर पीढ़ी, उससे क्या होता है, बढ़ता रहता है। एक दूसरे से लक्षण होता है तो क्या होता है, बढ़ता रहता है। और ये दो प्रकार के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। प्रथम वह है जो उनके माता पिता से क्या होता है, भिन्न होता है, मतलब माता पिता से अलग होता है। तो देखिए, इसमें आपका है पहला हेडिंग है जो वंशागति। वंशागति क्या है, वंशागति देखिए, वे लक्षण जो एक पीढ़ी, जैसे माता पिता से दूसरी पीढ़ी संतानों में वंशागत होते हैं। देखिए, वंशागति ये वो है, कहलाता है जो लक्षण है, ठीक, वो एक पीढ़ी से क्या होता है, माता पिता के, और दूसरी पीढ़ी संतान जो होता है उसकी वंशागति होती है। आनुवंशिक लक्षण कहते हैं उसको, हम लोग आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। ये बोल रहा है, जो ये वंशागति होता है, इसी की जो लक्षण है, उसी की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होने के कारण, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होता है, मतलब कि चेंज होता है, तो उसी को प्रक्रिया को क्या हम लोग बोलते हैं, वंशागति कहते हैं। तो वंशागति है कि जो एक दूसरे से लक्षण होता है और जो उसकी पीढ़ी होती है, माता पिता या फिर दूसरे की पीढ़ी संतान में, उसी को वंशागति कहते हैं। और वंशागति है जो वो लक्षणों से पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाने के स्थानांतरित को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वंशागति कहते हैं। ठीक, अब देखिए, नेक्स्ट आपका हेडिंग है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं क्या होती है, देखिए, विभिन्नताएं एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में के मध्य लक्षणों में पाई जाने वाली असामान्यताएं या
अंतर जिसके कारण वे एक दूसरे से अलग लगते हैं। बोल रहा है कि विभिन्नताएं ये हैं जो एक जाति के समान जो विभिन्न सदस्य होते हैं उसके मध्य जो लक्षणों में पाई जाती है उस पाई जाने वाली उस असमानताएं या अंतर के कारण क्या होता है एक दूसरे से अलग होते हैं। बोल रहा है कि जो विभिन्नताएं होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं अलग होती हैं। मतलब किसके कारण? तो असमानता, मतलब ये मध्य जो लक्षण होते हैं उसमें पाई जाने वाली असमानताएं या अंतर जिसके कारण होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं बहुत ज्यादा अलग होते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? विभिन्नताएं कहते हैं। जैसे बोल रहा है कि जो जाति होता है या फिर जो लक्षण होता है वो जो पीढ़ी होती है उसकी क्या होती है अलग होती है, उसी को हम लोग विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताओं की अनुपस्थिति में भी जाति विकास नहीं कर सकती। जो विभिन्नताएं होती हैं उसकी जो अनुपस्थित होती है उसी में जो जाति होता है उसका जो विकास नहीं कर सकता है, मतलब उसमें कोई भी विकास नहीं हो सकता है, कोई भी चीज बढ़ावा नहीं दे सकता है। ऐसा होने पर उसे जाति के सभी सदस्य समान होंगे। यानी जितने, मतलब ऐसा ये होने से क्या होता है जब उसकी जो जाति होती है वो विकास नहीं करती है तो क्या होता है जितने भी सब जाति होते हैं ऐसा करने से क्या होता है उनकी सारी सदस्य समान होती है, मतलब बढ़ता नहीं है या फिर कुछ घटता नहीं है, जो भी ये सब क्या होता है समान होता है, एक समान रहता है। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। जो विभिन्नताएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। तो विभिन्नताएं ये बोल रहा है कि मान लीजिए कोई जाति है या फिर दर पीढ़ी है जो भी है वो एक समान नहीं हो, यानी वो एक समान होता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसा अगर एक का है तो दूसरे का भी क्या होगा वही होगा। जो भी इसमें लक्षण एक लोग का है वो दूसरे का भी क्या है वही है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विभिन्नताएं बोलते हैं। इसमें कुछ चेंज नहीं होता, मतलब कुछ इसमें स्थानांतरित नहीं होता है। और इसी जाति को हम लोग जो सदस्य होता है ये क्या होता है सारा एक समान ही होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? विभिन्नताएं बोलते हैं। और देखिए विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। तो पहला है आपका कारिक विभिन्नताएं। कारिक विभिन्नताएं क्या होती हैं? देखिए कारिक विभिन्नताएं इस प्रकार की विभिन्नता का प्रभाव कारिक या शारीरिक कोशिकाओं पर पड़ता है। ये बोल रहा है ये ऐसा विभिन्नता है, कारिक विभिन्नता ऐसा विभिन्नता है जो कोई भी प्रभाव होता है कारिक का या फिर शारीरिक का ये कोशिका पे जाकर क्या होता है पड़ता है, मतलब सेल्स पे जाकर क्या होता है पड़ता है। ये विभिन्नताएं वंशागत नहीं देते हैं। ये जो विभिन्नताएं होती ये वंशागत नहीं देती हैं तथा जन्म के बाद दिखाई देता है। यानी ये जो जन्म के बाद क्या होता है इसका वंशागति दिखाई देता है। वातावरणीय कारकों जैसे देखिए प्रकाश, ताप, जल, वायु, पोषण आदि के कारण विभिन्न जंतुओं एवं पादपों में कारिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। बोल रहा है जो ये कारिक विभिन्नताएं ये कह रहा है कि जो कोई भी प्रकार की जो विभिन्नता होती है या फिर कोई प्रकार की क्या होती है शारीरिक कोशिकाएं पर पड़ता है तो वो क्या होता है इसकी वंशागति नहीं होती है, ठीक है, और वो विभिन्नता रहती है। तथा जन्म के बाद क्या होता है उसका जो भी वंश होता है या फिर जो भी वंशागति इसमें होता है वो दिखाई देता है। और इसकी जो वातावरणीय है जैसे मान लीजिए प्रकाश हुआ, ताप है, जल है, वायु प्रदूषण, मतलब जो भी पोषण जो भी है इसी के कारण क्या होता है पादपों में कारिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। मतलब कि जंतु या फिर पादप यानी जो जीव जंतु होते हैं या फिर जो पौधे होते हैं इसमें क्या होता है कारिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कारिक विभिन्नताएं, जो क्या होता है एक दूसरे से क्या होता है समान नहीं होता है और ये जन्म लेने के बाद ही क्या करता है इसका वंश दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है दूसरा। तो देखिए नेक्स्ट आपका हेडिंग है जैविक विभिन्नताएं। जैविक विभिन्नताएं क्या होती हैं?
ये आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं, यानी ये जो जननिक विभिन्नताएं हैं ये एक क्या है, आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं, जो अधिकांशतया जनन कोशिकाओं में होती हैं। जो सबसे ज्यादा क्या होता है, अधिकांश जो होता है वो किस में होता है, जनन कोशिका में होता है। ये पुरुषों में या तो पहले से उपस्थित होती हैं, या फिर ये पुरुषों में क्या होती हैं, पहले से उपस्थित रहती हैं, या उत्परिवर्तन के कारण विकसित होती हैं, या फिर ये क्या करता है, उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है, ये विकसित रहता है। ठीक है, मतलब कि जननिक विभिन्नताएं यही कह रहा है कि जो ये विभिन्नताएं होती हैं ये क्या होती है, एक आनुवंशिक होती हैं, और ये कोशिका में क्या होता है, जनन कर होती हैं। ठीक है, और ये जो पूर्वजों लोग होते हैं उसमें पहले से क्या होता है, उपस्थित होता है ये आनुवंशिकता। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है, विकसित रहती है, यानी कि एक्साइटेड रहती है। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है विभिन्नताओं या लक्षणों की वंशागति। तो विभिन्नताओं और या लक्षणों का क्या, वंशागति क्या है। देखिए, जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। ये विभिन्नताएं और लक्षण ये बोल रहा है जो एक पीढ़ी से क्या होता है, दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होता है, मतलब ये स्थानिक करता है। जैसे मान लीजिए कोई जीव है और उसमें एक लक्षण है, ठीक, तो वो जब दूसरा जीव जन्म लेगा उससे तो क्या होगा, उसमें भी वो जो पीढ़ी होगी क्या होगी, स्थानांतरित, मतलब उसका भी जो अगर मान लीजिए उसमें भी कोई लक्षण है तो वो दूसरा जो पीढ़ी है, यानी कि मतलब जो जन्म लिया है उसमें भी क्या होगा, इसका जो लक्षण है वो भी आ जाएगा। वंशानुगत लक्षण कहलाते हैं, ऐसे जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वंशानुगत कहलाते हैं। जनन के दौरान जीवों की जनन कोशिका में उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती है। ये जो जनन के जो दौरान होता है ना, जो जीव में होता है वो जनन कोशिकाएं होती हैं, वो उत्पन्न विभिन्नताएं क्या होता है, वंशानुगत हो सकती है। मतलब कि जो जीवों में होता है जनन, वो कोशिका क्या करता है, उसको उत्पन्न करके, और वो उसकी विभिन्नताएं जो होती है क्या करती है, वंशागत हो जाती है, मतलब वो तेजी से हो जाती है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे कोई चीज को बढ़ावा देना, तो जैसे में देखिए एग्जाम्पल में है आपका, जैसे बालों एवं आँखों की पुतली का रंग, नाक का आकार, चेहरे का आकार आदि। जैसे जो बाल होता है और जो आँख होता है क्या होता है, उसकी जो पुतली उसका रंग, मतलब कि बालों का रंग चेंज करना, या फिर आँख का रंग चेंज हो जाता है, और जैसे नाक है, नाक का आकार हुआ, और चेहरे का क्या आकार, ये सब क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो विभिन्नताएं और लक्षण वंशागति यही बोल रहा है कि इसमें जो लक्षण होती हैं, जो वंशागति जाती होती है, वो क्या होता है, चेंज होता है। मतलब एक समान जब एक जीव को है तो उस जीव से जब दूसरा जीव होगा तो वो उसका लक्षण जो है, जो एक जीव का लक्षण है जो चीज, वो दूसरे जीव में क्या होगा, लक्षण वो भी रहेगा। तो ये इसको का हम लोग बोलते हैं लक्षणों का वंशागति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे। हेडिंग है मेंडल आनुवंशिकता के जनक। जो मेंडल है उसकी आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो देखिए मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के छोटे से गांव सिलिशिया में 22 जुलाई सन 1822 में हुआ था। जो मेंडल है उनका जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में ब्रून शहर में हुआ था। वो एक छोटा सा गांव है, जो गांव का नाम है सिलिशिया, और 22 जुलाई को हुआ था, और कितने सन में, तो 1822 में हुआ था इनका जन्म। माध्यमिक शिक्षा लेने के बाद सन 1847 में ब्रून शहर के एक
चर्च में पादरी नियुक्त हुए। ये बोल रहा है कि ये जब शिक्षा लिए, जो ये मतलब अपने पढ़ाई किए, उसके बाद ये 1847 में क्या किए, ब्रून शहर गए और वहां पे एक चर्च में जाने के बाद क्या किए, पादरी नियुक्त हुए। मेंडल ने वही मटर के पौधे पर अपने संकरण प्रयोग किए। यही जो चर्च था, वहां चर्च में ये क्या किए थे, जो मेंडल थे वो वहीं पे क्या कहते, उस चर्च में एक क्या था, मटर था, यानी पेड़ का पौधा था जो मटर का था। तो उस मटर को क्या किए थे, ये संकरण किए थे, जो क्या कहते उसी के ऊपर प्रयोग किए थे, मतलब उसी के ऊपर क्या कहते प्रैक्टिकल किए थे। और उन्होंने सन 1857 से इस पौधे में 7 विपर्यासी यानी विपरीत लक्षणों की वंशागत का अध्ययन किया। और यही जो है सन 1857 में क्या किए थे, इस पौधे को 7 विपर्यासी यानी विपरीत लक्षणों को क्या किया था, वंशागति का अध्ययन किया था। यानी 7 विपरीत लक्षण क्या किए थे, पौधे में ये वंशागति किए थे। मतलब कि क्या किए थे, ये नए नए पौधे 7 क्या किए थे, जन्म लिए थे, उसी का क्या कहते हैं, ये अध्ययन किया था। लगातार 8 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद सन 1865 में प्राप्त सिद्धांत एवं निष्कर्षों को उन्होंने ब्रून की नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, मतलब ये बोल रहा है कि जब ये क्या किए थे, जब ये अध्ययन किए थे पेड़ का, ठीक, उसके बाद 18 वर्ष का क्या कहते, एक कठिन परिश्रम के बाद, मतलब कि क्या कहते, परिश्रम किए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये 1865 में कुछ ये प्राप्त किए थे, जो कि सिद्धांत और निष्कर्ष जो होता है, उन्होंने ये ब्रून की नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी का क्या कहते किसी सभा में रखा। यानी कि ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी एक क्या है, ये सभा है, जो यहीं पे क्या किए थे, ये 1865 में उन्होंने इसका सिद्धांत करके, और ये जो सभा था उसी सभा में जाकर ले जाकर रखे थे। किस सभा में, तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, ब्रून में ही है, और ब्रून में ही इस सोसाइटी में जाके रखे थे, ठीक है, किसी सभा में रखा, ठीक है। इन सिद्धांतों एवं निष्कर्षों को सन 1866 में पादप संकरण के प्रयोग के नाम से प्रकाशित किया गया। ये बोल रहा है कि जो 1866 में क्या किया था, इन्होंने अपने सिद्धांत को जो निष्क्रिय किया था, यानी कि जो बढ़ाया था, जो निष्क्रिय किया था, वो 1866 में पादप संकरण के प्रयोग में क्या कहते हैं, इसका जो नाम से क्या किए थे, प्रकाशित किए थे। यानी कि जो इसका नाम किए थे 1866 में क्या कहते हैं, इसका एक नाम से क्या कहते हैं, प्रकाशित किया गया, यानी कि कोई एक नाम है जो इसको क्या कहते हैं, वो प्रकाशित किए थे, ठीक है। इसका मतलब निष्कर्ष भी निकाले थे। परंतु उनके महत्वपूर्ण कार्यों पर उन अनेक वर्षों तक कोई ध्यान नहीं दिया। फिर वो क्या किए कि ये बहुत ज़्यादा क्या किए, कार्य किए, मतलब बहुत ज़्यादा उनके महत्वपूर्ण कार्य किए थे, पर उनके कोई भी जो वर्ष में कोई उसका ध्यान नहीं दिया था। फिर देखिए 1884 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर ये जो थे उनका क्या हुआ था, ये मेंडल का, ये 1884 में क्या हुआ था, उनका मृत्यु हो गया था। फिर और सन 1900 में ह्यूगो डिब्रिज के वैज्ञानिक जर्मन के कार्ल कोरेंस तथा ऑस्ट्रिया के शेरमार्क ने अपनी खोज के द्वारा मेंडल के नियमों की
पुष्टि की। यानी बोल रहा है कि जब 1900 में जो ह्यूगो ड्यूब्रिज थे वो एक क्या थे, वैज्ञानिक थे, जो कि जर्मन के कार्ल कोरेंस तथा ऑस्ट्रिया में क्या किए थे, ये शेरमार्क के अपने खोज के द्वारा क्या कहते हैं, मेंडल के नियम की पुष्टि किए। यानी जो मेंडल ने अपना खोज किया था, जो ये वैज्ञानिक है ह्यूगो ड्यूब्रिज, ये क्या कहते हैं, उसका खोज करके और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो मेंडल का नियम था उसको पोस्ट किए, ठीक, यानी पोस्ट कर दिए, भेज दिए। उन्होंने मेंडल के प्रयोग से अनेक निष्कर्ष निकाले। और जो ये मेंडल का जो प्रयोग था, मतलब कि जो ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसका क्या कहते हैं, एक निष्कर्ष निकाले थे, जिनके आधार पर मेंडल के सिद्धांतों को नियम का रूप दिया। जिनके ये था, मतलब इसका कोई, जिनके भी ये जो आधार था, उसी के मेंडल के सिद्धांतों पर ही क्या कहते, उसका नियम निकाला था, यानी उसके ये नियम के रूप दिया। ठीक, इस सिद्धांतों एवं निष्कर्षों के आधार पर मेंडल को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। इसीलिए इसको, जब ये जो मेंडल है, ये जो इसका सब निष्कर्ष किए थे, तो इसी के सिद्धांत पर हम लोग इसी को इसलिए क्या बोलते हैं, मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। यानी ये आनुवंशिकता जो मेंडल है, इसीलिए इनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, क्योंकि ये जो पेड़ का, जो मटर का पेड़ था, उसको क्या किए थे, निष्कर्ष निकाला था। तो इसीलिए ये जो मेंडल का जो आनुवंशिकता का जनक है, इसीलिए हम लोग इसको कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आपका, मेंडल के नियम में प्रयुक्त शब्दावली। जो मेंडल के नियम थे उसका शब्द क्या था, ठीक, प्रयुक्त। तो देखिए मेंडल के प्रयोगों और नियमों में कुछ तकनीकी शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। ये बोल रहा है कि मेंडल जो है, उसी के जो प्रयोग और नियमों में कुछ तकनीक है, जो शब्द का क्या क्या है, प्रयोग का बार बार किया, यानी कोई भी एक ऐसा शब्द है जिसमें उसका बार बार क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। इन प्रयोगों और नियमों को समझने के लिए निम्न शब्दों की जानकारी होना आवश्यक है। तो ये जो नियम है, इसको समझने के लिए हमको बहुत ज्यादा क्या जानकारी होना आवश्यक है। तो देखिए इसमें भी पहला एक है क्या, देखिए जीन या कारक, यानी इसमें जो शब्दावली की जो जानकारी लेनी है वो है पहला आपका जीन या कारक। पहले हम लोग इसका लेंगे, ठीक है, जीन या कारक का। तो देखिए मेंडल के अनुसार सजीवों के प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण कुछ कारकों या निर्धारकों द्वारा होता है। यानी ये जीन या कारक जो है वो एक मेंडल के अनुसार क्या है, सजीवों के प्रत्येक लक्षण है, जो ये नियंत्रण कुछ कारकों या निर्धारकों द्वारा क्या होता है, निर्धारकों के द्वारा होता है। आधुनिक आनुवंशिकी में इन्हीं कारकों को जीन कहा गया है। यानी जो ये आधुनिक है, इसी आनुवंशिक को हम लोग क्या बोला गया है, इस कारक को जीन कहा जाता है। जीन आनुवंशिकी की क्रियात्मक इकाई है। जो जीन है वो एक आनुवंशिक का क्या है, क्रियात्मक इकाई है, जो किसी लक्षण की वंशागत एवं इसके प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर ये बोल रहा है कि जो ये जीन होता है, जो उसकी लक्षण है, उसी लक्षण वंशागत के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा पारदर्शन के लिए उत्तरदायी, मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है, इसके लिए पारदर्शी होता है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो हानसन ने किया था। जो जीन थे उनका सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया था वो कौन किया था, जीन का सबसे पहले जो किया था उनका नाम था जो हानसन ने, ये सबसे पहले क्या कहते हैं, जीन शब्द का प्रयोग किया था।
तो जीन में यही बोल रहा है कि जो मेंडल थे उन्हीं के अनुसार ये क्या है, जो लक्षण है नियंत्रित होता रह रहा है, मतलब कि ये जो लक्षण है ये उन्हीं के द्वारा क्या हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। और इसी आनुवंशिक में इन्हीं का क्या हो रहा है, इसी को कारण को क्या हो रहा है, जीन कहा गया है। और ये जो जीन की आनुवंशिकता इकाई होती है वो एक लक्षण की वंशागति एवं इसकी प्रदर्शनी के लिए क्या है, सबसे ज्यादा अच्छा है, सबसे उत्तरदायी होता है। और ये जो सबसे पहले जो जीन का प्रयोग किए थे, मतलब सबसे ज्यादा जो जीन का प्रयोग किए थे और जो इस्तेमाल किए थे उनका नाम था जोहानसन। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग, अब नोट में देखिए कुछ है, नोट करके कुछ है उसको बताते हैं। देखिए मेंडल के समय जीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यानी जो मेंडल था उसके समय क्या था, जीन जो था उसका कोई जानकारी, मतलब तो जब मेंडल था उसके बाद जो जीन है उसका कोई भी जानकारी नहीं था, किसको, जोहानसन ने। अतः अपने लेखों ने मेंडल ने जीन की जगह कारक शब्द का प्रयोग किया, यानी जो मेंडल थे वो जीन को प्रयोग नहीं किए, उसके जगह पे किस चीज का शब्द का प्रयोग किए, तो वो लेखों का क्या किए थे, उसका प्रयोग किए थे, और ये जीन का प्रयोग नहीं किए थे। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है युग्म युग्म विकल्पी, यानी कि एलिलोमार्क। ठीक है, तो देखिए एलिलोमार्क या फिर युग्म विकल्पी क्या है। विपरीत लक्षणों वाले युग्मों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जो विपरीत होते हैं, यानी कि जो ऐसे लक्षण है जो युग्मन होते हैं, और उन विकल्पी को क्या हम लोग कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं, यानी कि जो लक्षण विपरीत होता है उसी को हम लोग युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे देखिए ये आर हुआ कैपिटल और ये स्मॉल आर में एक गुणसूत्र पर आर तथा दूसरे गुणसूत्र पर आर युग्मक विकल्पी है, मतलब कि एक गुणसूत्र पर एक आर है और दूसरे गुणसूत्र पर क्या है, एक और आर है, मतलब कि एक क्या है, एक बड़ा है और एक क्या विकल्पी है, छोटा है। इसी को क्या हम लोग कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है तीसरा समयुग्मनजी। समयुग्मनजी क्या है, देखिए जब एक विपरीत लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन एक ही प्रकार के हो, तो ये बोल रहा है कि जो एक लक्षण होता है उसी को जब नियंत्रित करने वाले जो दोनों जीन होते हैं उसी के प्रकार जो एक प्रकार का जो जीन हो उसे हम लोग समयुग्मनज कहते हैं। इसके स्वपरागण या अंतःप्रजनन होने पर संतति पिता के संलक्षण या समजीनी होते हैं, यानी ये बोल रहा है कि इसको हम लोग स्वपरागण कहते हैं, और जो इसके प्रजनन होते हैं, यानी जो इसके प्रजनन होते हैं वो उसी संतति क्या होता है, उसकी पिता के संरक्षण या समजीनी होते हैं, मतलब उसके पिता के संतति से एक दूसरा संतति क्या होता है, जन्म लेता है। तो समयुग्मनज ये है जो लक्षण होते हैं उसको नियंत्रित करने वालों को दो जीनों में क्या कहता है, एक प्रकार का ही जो ऐसा जीन होता है जो क्या करता है, दोनों को नियंत्रित करता है, और उसको हम लोग बोलते हैं समयुग्मनजी। और फिर ये जो क्या होता है, इसमें स्वपरागण भी होता है, अंत में जो प्रजनन होने पर क्या होता है, संतति पिता के संलक्षण, यानी कि जो पिता का लक्षण होता है वो उसके ऊपर क्या होता है, आता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, समयुग्मनजी कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है विषम युग्मनजी। विषम युग्मनजी क्या है, देखिए जब विपरीत लक्षणों को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन अलग अलग हो, तो जब एक लक्षण होता है उसी लक्षण को जब नियंत्रित करता है और जो जीन है उसको अलग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विषम युग्मनजी, यानी जो दो जीन है उसको हम लोग जब अलग अलग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं विषम युग्मनजी। ठीक,
इसमें स्वपरागण या अंतःप्रजनन होने पर संतति में प्रभावित दोनों विपरीत लक्षण व्यक्त करते हैं। यानी जो इसमें स्वपरागण होता है या फिर प्रजनन होने पर जो संतति होती है, उसी के प्रभावित दोनों विपरीत लक्षण क्या होता है, व्यक्त करते हैं। मतलब दोनों जो विपरीत जो लक्षण होते हैं क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। मतलब कि एक लक्षण से नहीं, दो जब लक्षण आपस में मिलते हैं तो दोनों हम लोग लक्षण को क्या करते हैं, व्यक्त करने के लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विषम युग्मनज कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है शुद्ध जाति। शुद्ध जाति क्या है, देखिए ऐसे पौधे जो समान लक्षण वाले पौधे से उत्पन्न होते हैं। मतलब ऐसे पौधे हैं जो समान लक्षण वाले क्या होते हैं, उसमें पौधे क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वे शुद्ध जाति के पौधे कहलाते हैं। वो शुद्ध जाति के पौधे मतलब कि शुद्ध करने होने वाले पौधे कहलाते हैं। इसमें लक्षणों के कारक या जीन समयुग्मनजी होते हैं। जो इसमें लक्षण होते हैं और जो इसमें कारक होते हैं वो एक जीन समयुग्मनजी होते हैं। बोल रहा है कि जो ये पौधा होता है वो समान लक्षण वाले पौधे होते हैं और वो उत्पन्न होते हैं। और ये शुद्ध जाति क्या होता है, उसमें पौधे कहलाते हैं जिसमें क्या होता है, जो लक्षण है और जो जीन है वो समयुग्मनजी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये लिखा है ब्रैकेट में कैपिटल आर और कैपिटल आर, यानी दो आर है, फिर एक ब्रैकेट में आर आर है, फिर एक में दिखा है कैपिटल आर और एक ब्रैकेट में दो टी आर, यानी दो आपस में क्या है, मिक्स है। इसी को हम लोग कहते हैं शुद्ध जाति और समयुग्मनजिक जीन कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है संकर जाति। संकर जाति क्या है, संकर जाति किसे कहते हैं, देखिए ऐसे पौधे जो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले संकरण से उत्पन्न होते हैं। ऐसे पौधे हैं जो जो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और लक्षणों को क्या करते हैं, संकरण करते हैं, उत्पन्न होते हैं। वे संकर जाति के पौधे कहलाते हैं। वे क्या होते हैं, संकर जाति के पौधे कहलाते हैं। इसमें लक्षणों के कारक विषम युग्मनजी होते हैं। यानी ये जो लक्षण होते हैं, जो कारक होते हैं, ये विषम युग्मनजी कहलाते हैं। जैसे देखिए इसमें दो टी दिया है, इसकी एक कैपिटल एक टी, यानी कि एक कैपिटल टी और एक ब्रैकेट में आर है और कैपिटल आर इत्यादि। मतलब बोल रहा है कि ये दो संतति होता है, ठीक, दो युग्मनज होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संकर जाति कहते हैं। मतलब कि जैसे दो पौधे होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संकर जाति कहते हैं। और इसमें जो पौधे होते हैं वो जाति के पौधे कहलाते हैं। यानी इसमें जाति भी सेम रहता है और ये अलग अलग रहते हैं, दो लक्षणों, दोनों में लक्षण अलग होता है, तो उसी को हम लोग संकर जाति कहते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट हेडिंग है आपका लास्ट हेडिंग प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या है, देखिए युग्म विकल्पी कारकों में वह लक्षण जो समयुग्मनजी और विषम युग्मनजी दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित करते हैं। ये बोल रहा है कि ऐसा युग्मन विकल्पी जो कारक में क्या होता है, वो सबसे ज्यादा लक्षणों में क्या होता है, समयुग्मनजी होता है और विषम युग्मनजी दोनों होता है। ठीक, यानी दोनों अवस्था प्रभावी लक्षण ये है जो इसमें दोनों लक्षण प्रभावित होता है, समयुग्मनजी भी और विषम युग्मनजी भी होता है। तो दोनों जो अवस्थाएं होती है वो क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं कौन, प्रभावी लक्षण। जैसे में पौधे का लंबापन और बौनापन, पुष्प का लाल रंग, यानी कि
जो एक पौधा होता है उसका लंबापन और बौनापन, ठीक, और ये जो पुष्प है उसका क्या होता है, लाल का रंग। तो ये एक क्या पर एग्जाम्पल था। तो प्रभावी लक्षण यही है कि जो दो होते हैं, यानी कि जो दो लक्षण होते हैं वो दोनों लक्षण क्या करता है, समान लाता है। यानी इसमें सम युग्मज भी होते हैं और इसमें विषम युग्मज भी होते हैं, उसी को दोनों को प्रभावित करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और हम लोग नेक्स्ट आप लोग